ये क्वेश्चन है एक्चुअली जो आपको दिया गया है, तो उसने थर्ड एग्जांपल में ये डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन उसने आपसे ये पूछा है, फॉर द सर्किट ऑफ एग्जांपल 14.8 एट व्हाट टाइम डज द करंट रीचेस 0.12 मिली सेकेंड, सॉरी 0.12 मिली एम्पेयर। इसको भी यहाँ पर टेस्ट कर देता हूँ सो दैट आप, ये एक्चुअली क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14.9 में, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 14.18 जो कि ये आपको गिवन है, एट व्हाट टाइम डज द करंट रीचेस 0.12 एम्पेयर्स। इसमें उसने आपको कोई इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह बनाने का नहीं पूछा हुआ, उसने आपसे डायरेक्ट करंट पूछा है कि आप ये बता दें कि इंडक्टर का करंट किस वक्त 0.12 एम्पेयर होगा। सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे इंडक्टर की करंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इंडक्टर की करंट की इक्वेशन देखूं, इंडक्टर की करंट की इक्वेशन ये गिवन है, तो डिस्चार्जिंग ये इसको मैं यहाँ से वहां पर ले जाता हूँ सो दैट ये इंडक्टर की करंट की इक्वेशन है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो अब आपको खुद पता चलेगा कि इस सर्किट को आपने सिंप्लीफाई करना कैसे है। इस सर्किट में सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, ई चाहिए, ई आपके पास होना चाहिए, आपके पास सिंगल आर होना चाहिए, 1 माइनस ई रेस पावर माइनस टी बाई टॉ होना चाहिए, ठीक है। ई तो उसने आपको दिया हुआ 100 वोल्ट, जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, ये आपको दिया हुआ 100 वोल्ट, ई आपको पता है, आर आपको नहीं पता, आपको आर चाहिए। इस सर्किट को अगर आप देखो तो आपने सिंगल आर इसका बनाना है, तो आप खुद सोचेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर ये वैसे ही सिंप्लीफाई हो सकता है तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीरीज पैरेलल हो सकता है तो उसको कर दें, अगर नहीं हो सकता सीरीज पैरेलल तो इसका सबसे आसान मेथड थेवेनिन सर्किट है, आप इसका थेवेनिन बनाएंगे, ठीक है। तो सिंगल आर आपको चाहिए, आर आपके पास अभी तक सिंगल आर नहीं है, आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर अननोन है। सिमिलरली आपको इस इक्वेशन में और क्या चीज चाहिए, टॉ चाहिए। टॉ आपके पास बराबर होता है एल बाई आर के, एल आपको गिवन है इंडक्टर, और आर जो है वो आपको सॉरी आर आपने फाइंड आउट करना है, तो आपको टॉ मिल जाएगा कि टॉ कितना है, ठीक है। इस सर्किट को आप रिड्यूस करेंगे तो पहले तो आपने सिंगल आर बनाना है, तो आपको आर थेवेनिन से एक्चुअली ये रिड्यूस होगा, उसके बगैर ये रिड्यूस हो नहीं सकता। तो सबसे पहले आप इसका आर थेवेनिन फाइंड आउट करें, जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं 200 ओम, तो आपके पास आर थेवेनिन आ जाएगा 800 पैरेलल 200, जो इसका रिजल्टेंट आएगा पैरेलल 240, मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये जो आपके पास आर थेवेनिन बनता है ये एक्चुअली R1 पैरेलल R2 और पैरेलल R3 और इन सब के साथ ऐड होता है R4। ये आपके पास बनता है R थेवेनिन, R1 पैरेलल आ जाएगा R2 के, वो पैरेलल R3 के और प्लस R4, ये आपके पास 200 ओम बनता है, ठीक है। आर थेवेनिन आपके पास आ गया, वी थेवेनिन आपने कैलकुलेट करना है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सर्किट के लिए चाहिए, आप इसका वी थेवेनिन निकालना है। वी थेवेनिन कितना बनता है 100 वोल्ट्स के साथ, अगर आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे, सर्किट को ओपन करेंगे, तो 800 पैरेलल 200 कितना आता है, इसको जरा सॉल्व करो, 800 पैरेलल 200 के साथ कितना बनता है, 160 सर। 160, तो ये आपके पास बन जाएगा 160 और ये आपके पास है 240,
आपके पास जो वोल्टेज है अगर आप देखें तो वी थेवेनिन एक्चुअली ये वोल्टेज है जो 160 के अक्रॉस है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल तो ओपन है, तो R4 में किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं वैसे इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ, ना भी ड्रॉ करें तो इसका कोई फायदा नहीं। ये आपके पास R4 है, तो R4 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो जो एक्चुअली 160 का वोल्टेज है वही आपके पास वी थेवेनिन है। तो मैं 160 का वोल्टेज निकाल सकता हूँ बाय वोल्टेज डिवाइडर, 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 240। तो आप वी थेवेनिन निकाल लें तो आपके पास वी थेवेनिन बन जाएगा 160 इंटू 100 वी ई जो है आपके पास डिवाइडेड बाय 160 प्लस 240। 160 और 240 कितना होता है? 400। आप इसको रिजॉल्व कर 40 आ जाएगा। वी थेवेनिन आ जाएगा, 40 वोल्ट आता है। ठीक है, 40 वोल्ट आपके पास वी थेवेनिन बनेगा। अब आपके पास सिंगल आरएल सर्किट बन गया, आपके पास थेवेनिन वोल्टेज आ गया है, वो आप कनेक्ट कर लें यहाँ पर। आर थेवेनिन आपके पास आ गया, उसको आप कनेक्ट कर लें, और ये इंडक्टर जहाँ से आपने रिमूव किया था उस इंडक्टर को आप यहाँ पर दोबारा कनेक्ट कर लें। अब आपको इंडक्टर की करंट चाहिए। आर थेवेनिन आपके पास है 200 ओम बनता है, ये इसको रिजॉल्व करके देख लो। वी थेवेनिन आपके पास 40 बनता है, उसको आप यहाँ पर लिख लें। आर एल आपको सॉरी इंडक्टर आपको गिवन है, आपको चाहिए क्या था? टाइम चाहिए था। तो अब आप ई भी आपके पास आ गया इस इक्वेशन में से, आर भी आपके पास आ गया है, और टॉ भी आपके पास आ गया। आप टॉ निकाल सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। इस केस में अच्छा इंडक्टर की वैल्यूज ने यहाँ पर मेंशन नहीं की, क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा। इंडक्टर की वैल्यू इसने क्या दी थी? 5 हेनरी, ये इसने मेंशन की हुई है। ठीक है, तो इंडक्टर जो है वो आपके पास है 5 हेनरी। तो अब आपके पास टॉ भी आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर, 5 डिवाइडेड बाई 200। तो आपके पास इंडक्टर की टॉ की वैल्यू आ जाएगी। टॉ आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पर ई आप पुट कर दें, आर पुट कर दें। करंट की वैल्यू उसने आपको दी हुई है कितनी? 0.12 एम्पेयर। तो 0.12 एम्पेयर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। ई की वैल्यू 40 है, आर की वैल्यू आपके पास 200 है, इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ। टॉ की वैल्यू है आपके पास एल डिवाइडेड बाई आर, 5 डिवाइडेड बाई 200। इसमें जो चीज़ रह गई है वो स्मॉल टी है, स्मॉल टी आपने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, स्मॉल टी कैलकुलेट कैसे होता है अब आप इस एग्जांपल करेंगे। ये उसने निकाला है। स्मॉल टी आपके पास क्या जाएगा? 0.12 आपके पास आ गया, 0.12 आपके पास करंट की वैल्यू है, और जो वोल्टेज है वो आपके पास है 40 डिवाइड बाई 200, तो ये 0.2 बनता है। ई रेस टू पावर माइनस 40t, एल बाई आर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन में से 0.12 डिवाइड बाई 0.2 करोगे तो 0.6 आ जाता है, 0.6 माइनस 1 करोगे तो ये 0.4 आ जाता है। 0.4 इज इक्वल टू ई रेस पावर माइनस 40t आता है। तो आप ई को खत्म करना है तो नेचुरल लॉग से ये खत्म हो सकता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस पावर 40t इज इक्वल टू एल एन ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ 0.4। तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ माइनस 40 ई रेस माइनस 40t का नेचुरल लॉग बनता है माइनस 40t, और 0.4 का नेचुरल लॉग बनता है माइनस 0.916। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्मॉल टी की वैल्यू आप निकाल लें, स्मॉल टी आपके पास बनता है 22.9 मिली सेकेंड। ठीक है, अब ये सारे का सारा एनालिसिस अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी बात उसने पूछी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन को आपने खुद समझना है कि मुझे इसमें एक्चुअली करना क्या है। स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी उसने दी हुई है, गिवन सर्किट के लिए आप टाइम बता दें अगर आपके पास जो करंट है वो 0.12 को अप्रोच कर रहा हो एम्पेयर्स को, इफ एल इक्वल्स टू 5 हेनरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेशक आपको सिंप्लीफाई सा नजर आए, इसके पीछे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुझे एल आर सर्किट बनाना है, सिंगल एल और सिंगल आर मुझे बनाना है। तो या तो सिंप्लीफाई सर्किट दिया होगा, नहीं है तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके दो तरीके हैं, अगर सिंपली सीरीज पैरेलल होता है तो वो कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं होता सिंपली सीरीज पैरेलल तो आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, चाहे कैपेसिटर का सर्किट हो या चाहे इंडक्टर का हो, दोनों केसेस में सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंगल आर सी या सिंगल आर एल सर्किट आपने बनाना है। ठीक है,
ये इसका ग्राफ है, अगर आपको कहा जाए ग्राफ ड्रॉ करें, आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। 0 पे वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक अप्रोच करती है 5 टॉ टाइम में। 0.2 इस सर्किट का मैक्सिमम करंट बनता है। ठीक है, 0.2 कैसे बना है कि आपके पास टोटल वोल्टेज कितना था 40 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितना था 40 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 200 ओम। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर 5 हेनरी आपके पास जो सर्किट है, जो इसका 5 हेनरी, ये ओपन बिहेव कर रहा होगा, करंट 0 होगा। जब ये स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर जाएगा 5 टॉ टाइम के बाद, तो इंडक्टर क्या बिहेव कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर तो शॉर्ट हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 200, 40 डिवाइड बाय 200 करने 0.2 बनता है। इसलिए आप ग्राफ के अंदर ये 0.2 फाइनल नजर आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.2 होगी। तो 5 टॉ टाइम के बाद स्टेडी स्टेट में ये 0.2 हो चुका होगा। आपने कितने पर वैल्यू फाइंड आउट की है, आपने t इज इक्वल टू 0.12 एम्पेयर के लिए आपने t फाइंड किया था। तो 0.12 एम्पेयर के लिए जो आपने t फाइंड किया, अगर आप उसकी वैल्यू देखें एक्स एक्सेस के ऊपर, तो वो बनती है 22.9 मिलीसेकंड। ठीक है, इसी तरह का हम कैपेसिटर में एक क्वेश्चन कर चुके थे। तो आपको यहाँ पर लेट्स सपोज टाइम अगर गिवन हो, सी भी आप हेनरी भी आपको गिवन है, तो आपसे आर की वैल्यू पूछ सकता है कि कितने आर के लिए आपके पास ये चीज़ बन रही होगी। तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या हो सकता है वो आपको आर और टाइम दे दे और आपको ये कहे कि इंडक्टर बता दें कि इंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से एनालाइज करना है। ठीक हो गया, क्लियर है ये बात? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, यस सर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये स्टेडी स्टेट वाला कोई पूछ रहा था कि स्टेडी स्टेट वाला जरा मुश्किल है, तो ये स्टेडी स्टेट को समझ लें कि स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन किस तरह से आपने सॉल्व करना है। एग्जांपल 14.11 है आपकी बुक की, द सर्किट ऑफ फिगर 14.28 ए, जो आपको ये गिवन है, सर्किट ए जो गिवन है, ठीक है, इज इन स्टेडी स्टेट। ये उसने आपको बता दिया कि ये स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट को बता दिया कि ये 5 टॉ टाइम अचीव कर चुका है विद स्विच ओपन। स्टेडी स्टेट में ये है और इसका स्विच ओपन है, यानी कि इसका डिस्चार्जिंग सर्किट अभी तक नहीं लगा हुआ, सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में मौजूद है, वोल्टेज सोर्स काम कर रहा है। तो टी अभी आपके पास ओपन है, ये वाला स्विच जो है डिस्चार्ज पोजीशन वाला स्विच अभी ओपन है। एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड द स्विच इज क्लोज। कहता है t 0 सेकेंड के ऊपर आपके पास स्विच क्लोज होगा, यानी कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो उसको t 0 सेकेंड कह रहा है। जैसे ही स्विच क्लोज होगा उसने आपसे क्या क्या पूछा है, कहते हैं जब स्विच आप क्लोज करोगे तो क्या फाइंड करो, पॉइंट ए, sketch the circuit as it looks like when the switch is closed and determine tau dash। कहता है जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो आप ये बता दें कि नया सर्किट क्या बनेगा और टाउ डैश क्या बनेगा, जैसे ही स्विच क्लोज होगा फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो कोई बताए तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर ये क्या सर्किट क्या होगा? सर ओपन सर्किट होगा, इंडक्टर वाला सर ओपन सर्किट हो जाएगा। तीनों सीरीज में पड़े होंगे, R1 R2 और L। नहीं नहीं, आपके पास सर्किट स्टेडी स्टेट में है ऑलरेडी, आपने बैटरी का स्विच कनेक्ट नहीं किया कि ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा। वो ओपन सर्किट वाला सिनेरियो जा चुका है, सर्किट कहाँ पर है, स्टेडी स्टेट में है। शॉर्ट सर्किट करेगा फिर स्टेडी स्टेट के ऊपर वो कह रहा है कि मैं जैसे ये स्विच को क्लोज करूंगा तो नया सर्किट क्या बनेगा? सर सीरीज पैरेलल। से इसमें से ये क्या बनेगा? वोल्टेज का सोर्स ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हुआ है ना, ये नीचे ग्राउंड है ना, आपने ग्राउंड के साथ लगा दिए तो ये तो सर्किट में से खत्म हो जाएंगे। जितना भी करंट इंडक्टर के अंदर एनर्जाइज हुआ था या इंडक्टर जितना भी एनर्जाइज हुआ था वो इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, R1 भी खत्म हो जाएगा, E भी खत्म हो जाएगा। ये डिस्चार्जिंग पोजीशन है। चार्जिंग पोजीशन तो बैटरी के साथ होती है, जो कि हम कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में जा चुका है, वो चार्जिंग वाला पॉइंट खत्म हो चुका है। वो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द सर्किट ऑफ फिगर 14.28 इज इन स्टेडी स्टेट। ये चार्ज होके एनर्जाइज होके स्टेडी स्टेट में जा चुका है। अब हम इसको स्विच को क्लोज करते हैं। तो जब ये स्टेडी स्टेट के अंदर होगा, आप स्विच क्लोज करेंगे तो ये सर्किट बनेगा आपके पास। ये वो पॉइंट है जो आपने क्लोज किया है। तो सर बाकी वो दो कहाँ जाएंगे, R1 और E? वो खत्म हो गया ना। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो भी चीज है वो खत्म नहीं होती। ओके सर, ओके सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी एनर्जाइजिंग इंडक्टर के अंदर करंट था वो इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बी को आप देखें तो ये डिकेइंग सर्किट है। अब ये डी एनर्जाइज होना शुरू होगा। तो अगर मैं इस डिकेइंग सर्किट को देखूं तो मेरे पास जो टॉ डैश बनेगा वो क्या बनता है, मेरे पास डी एनर्जाइजिंग पाथ की रेजिस्टेंस क्या है, R2 है की रेजिस्टेंस है, L डिवाइडेड बाय R2 2.5 मिली सेकेंड बनता है टॉ डैश, या डी एनर्जाइजिंग जो टाइम कांस्टेंट है आप इसको ये कहते हैं, वो उसको टॉ डैश कहता है। टॉ डैश आपके पास बनेगा L ओवर R2। L आपको पता है 100 मिली हेनरी है, R2 की वैल्यू आपको पता है 40 ओम है, 2.5 मिली सेकेंड बन जाएगा टॉ। तो ये पार्ट 1 का आंसर है जो ये उसने ड्रॉ किया हुआ खुद ही। उसने पार्ट 1 में क्या किया था, sketch the circuit as it looks after the switch is closed and determine टॉ डैश। आप वो सर्किट बना दें, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो नया सर्किट क्या बनेगा, और फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर उसका जो लुक बनेगी वो ये इसकी लुक आती है और ये इसका टॉ डैश आता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, डिटरमिन करंट आई एल एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर अब आई क्या होगा, सर ये सर्किट अभी स्टेडी स्टेट में है, सर्किट स्टेडी स्टेट में, तो फिर आई मैक्स हो जाएगा सर, शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। तो आई मैक्स कितना होगा, करंट के इंडक्टर की इक्वेशन क्या है, अभी ये डिस्चार्जिंग पोजीशन में, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। एक्चुअली हमने स्टेडी स्टेट में अप्रोच करने के बाद सर्किट को हमने शॉर्ट किया है, तो सर्किट क्या कर रहा है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये डी एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, डी एनर्जाइज होने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, आई की इक्वेशन क्या थी, I is equal to I naught into e raised power minus t by tau dash, ये वाली इक्वेशन ये डी एनर्जाइजिंग की इक्वेशन है ना, ये डी एनर्जाइजिंग सर्किट था, ये इसकी इक्वेशन थी। तो वहां भी हम डिकेइंग सर्किट की इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये भी डिके सर्किट है, वो भी डिके सर्किट है। तो डिके सर्किट का जो आई है, आई एल, वो बराबर होता है आई नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ डैश के। अब आप इसको देखो कि आपके पास आई की इक्वेशन क्या बनती है, आई एल किसके बराबर है, आई नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ डैश। अब आई नॉट क्या पुट करूं यहाँ पर, सर्किट की टोटल करंट, सर्किट की टोटल करंट किस वक्त, क्या पुट करूं सर्किट की टोटल करंट, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्चार्जिंग पोजीशन में जाने से पहले जो इंडक्टर की मैक्सिमम करंट होगी या जो भी इंडक्टर का करंट होगा वो आई नॉट होगा, और डी एनर्जाइजिंग में जाने से पहले जो इंडक्टर का वोल्टेज था वो वी नॉट होगा। तो अभी वो हमसे आई नॉट पूछ रहा है, आई एल पूछ रहा है। आई एल भी कब, जब 0 पॉजिटिव सेकंड है, यानी कि जैसे ही आपने डी एनर्जाइजिंग सर्किट क्लोज किया है या ये स्विच क्लोज किया है तो फर्स्ट जो करंट होगा वो आई नॉट होगा। तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे कितना करंट होगा यहाँ पर,
उस टाइम अभी ओपन सर्किट बिहेव करेगा वो। जब आपके पास ये ओपन सर्किट था, सर्किट स्टेडी स्टेट में था, तो इंडक्टर की कोई करंट होगी। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर की करंट क्या होगी? सर वो तो 100 डिवाइड बाय 50। 100 डिवाइड बाई 50, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, तो सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना मैक्सिमम है? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये वाला स्विच तो ओपन था, तो टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 10 और 40 50 है, ये उसने लिखा हुआ है। स्टेडी स्टेट के अंदर जो सर्किट का करंट है वो 2 एम्पेयर है। तो हम स्टेडी स्टेट से डी एनर्जाइजिंग स्टेट में जा रहे हैं, तो जो स्टेडी स्टेट का करंट है वो आई नॉट का काम करेगा। तो आई नॉट एक्चुअली आपके पास क्या है? 2 एम्पेयर है, जो स्टेडी स्टेट का करंट था। ठीक हो गया? इंटू ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ। तो टी आपको 0 सेकंड पुट करना है, और टॉ आपने देख लिया डी एनर्जाइजिंग पाथ का वो कितना है? 2.5 मिली सेकेंड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई एल जो है वो आपके पास बनता है 2 इंटू ई रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2.5। ई रेज पावर 0 तो 0 ही होता है, तो आई एल आपके पास क्या होगा? सर आई एल आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा, 2 एम्पेयर होगा ऐसे। ठीक है, आपके पास आई एल आई नॉट के बराबर होगा। ई रेज पावर 0 है तो वो तो 1 हो जाएगा। तो आई एल फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर वही होगा जो एक्चुअली स्टेडी स्टेट करंट था। तो स्टेडी स्टेट का करंट 2 एम्पेयर है, तो आई एल भी आपके पास 2 एम्पेयर ही आएगा। ठीक है, इधर ये इन स्टेडी स्टेट with the switch open, IL is equal to I naught is equal to 100 divided by 50, 2 ampere. This is the current just before the switch is closed. Therefore, just after the switch is closed, IL will be equal to 2 ampere. कहता है ये वही करंट है जो स्विच क्लोज होने से कुछ देर पहले VL में फ्लो कर रहा था। जाहिर सी बात है, स्विच क्लोज करेंगे तो उस वक्त भी यही करंट फ्लो कर रहा होगा, 2 एम्पेयर। ठीक हो गया? अब सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट में वो कह रहा है डिटरमिन दी एक्सप्रेशन फॉर आई एल। आई एल के लिए एक्सप्रेशन लिख दें। आई एल के एक्सप्रेशन क्या है आपके पास डी एनर्जाइजिंग पाथ में? आई एल इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज पावर माइनस टी बाई टॉ। आई एल की वैल्यू 2 है, ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ विच इज 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, आपने इसमें टी की वैल्यू पुट नहीं की, उसने कहा जस्ट इक्वेशन बता दें। जस्ट इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई करने तो वो बनती है 2 ई रेज पावर माइनस 400 टी एम्पेयर। ये इसकी जस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, पहले केस में उसने डायरेक्ट 0 सेकंड के ऊपर वैल्यू पूछी थी, तो डिटरमिन करंट आई एल। सेकेंड केस में उसने डिटरमिन दी एक्सप्रेशन फॉर आई एल, जस्ट आपने एक्सप्रेशन लिखी। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, डी पार्ट पे आ जाए। डी पार्ट में वो कहता है डिटरमिन वी एल एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव सेकेंड। जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो कोई बताएगा कि वी एल क्या होगा? सर मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? 100? सर जो सर्किट में वोल्टेज गिवन है उसके इक्वल होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा? सर जो zero। टोटल हाँ वो 0 होगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में आपके पास इंडक्टर शॉर्ट सर्किट में है ना, तो 0 वोल्ट्स होंगे। तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो उस वक्त कितना होना चाहिए? सर जो सर्किट का पहले टोटल हमें गिवन ई हमें गिवन था वो वीएल की वैल्यू होगी इंडक्टर की। 100 वोल्ट्स, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। क्यों? सर क्योंकि सर वो आप कैपेसिटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो इंडक्टर कैपेसिटर का उलट है। अच्छा कैपेसिटर में हम
स्टेडी स्टेट में यही लेते हैं। इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। आपके पास केवीएल है जब आप स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है। केवीएल अगर आप इसका लिखो, ये जो इक्वेशन है इसका केवीएल लिखें तो आपके पास क्या बनता है, प्लस वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू 0 या वी एल इज इक्वल टू माइनस वी आर। आपके पास R2 है तो वी आर टू आ जाएगा। ये जो इक्वेशन इसमें लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई है, वी एल इज इक्वल टू माइनस वी आर टू, ये एक्चुअली केवीएल है इसका। तो मैं इस तरह से अगर स्टार्ट करता हूँ टॉप से, तो प्लस वी आर टू प्लस वी एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी एल इज इक्वल टू माइनस वी आर टू। अब आपके पास R2 अगर आपको पता हो तो आप VL बता सकते हैं। R2 आपके पास किसके बराबर है, आई नॉट R2 के, क्योंकि स्विच क्लोज होने के जस्ट फौरन बाद अभी हमने देखा है कि जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आई नॉट होगा 2 एम्पीयर। तो करंट तो हमें पता है, तो मैं VR की वोल्टेज बता सकता हूँ। जैसे स्विच क्लोज होगा तो VR कितना होगा, 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है ना। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा डी एनर्जाइजिंग पोजीशन के ऊपर डिकेइंग सर्किट में, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी करंट की वो कितनी है, वो 2 एम्पीयर है। उस वक्त वो आपसे पूछ रहा है वोल्टेज कितनी होगी इंडक्टर की। तो इंडक्टर की करंट तो पता चल गई 2 एम्पीयर है, इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा ये मुझे अननोन है। तो अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो ये एक्चुअली लूप है, या इस सर्किट के अंदर 2 ही वोल्टेजेस हैं, एक VR2 है और एक VL है। तो VL की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, VR की वैल्यू मैं बता सकता हूँ इस इंस्टेंट के ऊपर, क्योंकि 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था, 40 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो जो VR होगा वो आपके पास कितना होगा, -80 वोल्ट, ठीक है। तो VL एक्चुअली आपके पास क्या है, V0 के बराबर है। उस वक्त V0 जो है वो -80 वोल्ट के बराबर है। जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर डी एनर्जाइजिंग सर्किट में जो आपके पास इंडक्टर का वोल्टेज है वो बराबर है -80 वोल्ट के। ठीक है। जैसे ही आपने ये स्विच क्लोज किया, ये वाला स्विच, तो सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा था, 2 एम्पीयर। तो ये 2 एम्पीयर करंट किसका है, ये IL है, ये इंडक्टर में से पास हो रहा है। तो उसने इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा। तो मुझे करंट तो पता है, अब इंडक्टर का वोल्टेज तो मैं V = IR से नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं इस लूप में देखूं तो मैं रेजिस्टर का वोल्टेज बता सकता हूं। तो हमने KVL पढ़ा हुआ है कि सर्किट के अंदर जितना लूप के अंदर जितना राइज होगा उतना ही ड्रॉप होगा। तो इन दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, VR2 + VL = 0। तो VR2 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। VR2 की वैल्यू उस इंस्टेंट पे कितनी है, 2 एम्पीयर × 40 ओम, 80 वोल्ट VR2 की वैल्यू है। 80 वोल्ट + VL = 0, या दूसरे लफ्जों में VL = -80 वोल्ट। तो आपके पास जो इंडक्टर का करंट है वो वोल्टेज है वो उस वक्त -80 वोल्ट होगा। तो ये वही करंट वोल्टेज है जो V0 है, यानी कि जो स्टेडी स्टेट के जो जैसे ही आप स्टेडी स्टेट से एनर्जाइजिंग से डी एनर्जाइजिंग स्टेट में जाते हैं तो इंडक्टर उस वक्त 80 वोल्ट बिहेव कर रहा होगा, -80 वोल्ट के तौर पर। समझ आई ये बात? यस सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। अब ई पार्ट को देखें। ई पार्ट क्या है, डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर VL। एक्सप्रेशन फॉर VL क्या है, डी एनर्जाइजिंग के लिए अभी हमने पढ़ा है। जो VL की एक्सप्रेशन है वो ये है डी एनर्जाइजिंग केस में, ये है VL = V0 e⁻t/τ। तो V0 अभी हम फाइंड कर चुके हैं, e⁻t/τ भी हमें पता है। तो अब आप VL की एक्सप्रेशन लिखें, जो आपके पास VL बनेगा डी एनर्जाइजिंग सर्किट में, ये जो VL है वो आपके पास क्या है, V0 × e⁻t/τ। V0 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी है, -80 वोल्ट। ये आप पुट कर लें तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये बनती है VL = V0 e⁻t/τ। V0 की वैल्यू -80 × e⁻t/τ की वैल्यू आप पुट करें तो ये -400t आता है। ये जस्ट एक्सप्रेशन है फॉर VL। अब वो आपसे पूछता है
थर्ड में, फोर्थ सॉरी एफ पार्ट में, हाउ लॉन्ग डज द ट्रांजिएंट लास्ट, ट्रांजिएंट कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट है। एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट 5 टॉ के लिए एग्जिस्ट किया है, तो डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट भी आपके पास कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करेगा, 5 टॉ के लिए ही एग्जिस्ट करेगा। तो 1 टॉ आपने निकाल लिया है, कितना था 2.5 मिली सेकेंड। तो डी एनर्जाइजिंग ट्रांजिएंट कितनी देर के लिए होगा, 5 टॉ के लिए। 5 × 2.5 मिली सेकेंड आपके पास, ये 5 × 2.5 मिली सेकेंड, 12.5 मिली सेकेंड के लिए आपका ट्रांजिएंट एग्जिस्ट करेगा। जो ट्रांजिशन रीजन है वो कितनी देर के लिए एग्जिस्ट होगा, वो 5 टॉ टाइम के लिए। तो 1 टॉ 2.5 है, तो 5 × 2.5 12.5 मिली सेकेंड के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। लास्ट पार्ट है स्केच IL एंड BL। कोई मुझे इसका स्केच बता सकता है, स्केच क्या होगा। ये अपनी वैल्यूज देख के, सिर्फ ये वैल्यूज देख के उसका स्केच पे बाद में जाते हैं। सिर्फ इन वैल्यूज को देखो तो आप करंट का स्केच में क्या ड्रॉ करूं, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कोई मुझे बता दे मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। करंट का स्केच कहाँ से स्टार्ट होगा सर 2 एम्पेयर से स्टार्ट करेंगे। 2 एम्पेयर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव सेकंड पे हमने ये वैल्यू निकाली है, ये वाली 2 एम्पेयर है। तो 2 एम्पेयर से एक्चुअली ये स्टार्ट होगा। टाइम t = 0 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो 2 एम्पेयर है। 2 एम्पेयर से आप स्टार्ट करोगे और 5 टॉ टाइम के अंदर उसने 0 होना है। तो हम इसको जो जनरल कर्व है उससे हम शो कर सकते हैं कि ये आपके पास करंट का ट्रांजिएंट है जो 2 एम्पेयर से स्टार्ट करेगा और 0 पे जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रांजिएंट एंड कब करेगा, तो अभी हमने ये देखा है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 सेकंड से स्टार्ट होगा और 12.5 मिली सेकंड पे जाके ये एंड करेगा। ठीक है। यूनिट आपके पास मिली सेकंड है और वर्टिकल एक्सिस पे यूनिट आपके पास एम्पेयर है। ठीक हो गया। तो ये सिंपली इसका ग्राफ बनता है। अगर आपको ये कहा जाए करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, ये करंट का ग्राफ बनता है। ठीक है। अब मुझे एक और चीज पूछनी है बीच में, अगर आप मुझे बता सकें, मुझे ये बता दें 1 टॉ टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी। ये 5 टॉ टाइम है ना, 12.5 सेकंड। तो इधर कहीं 1 टॉ होगा, इधर 2 टॉ होगा, इधर 3 टॉ होगा, इधर 4 टॉ होगा और लास्ट 5 टॉ। 1 टॉ के ऊपर करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कोई बताएगा कितनी होनी चाहिए। सर ये 5 जगह 1 पुट कर देंगे। आपने 2.5 पुट किया हुआ है, इधर 1 पुट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर आप कह रहे हैं टॉ डैश की जगह, टॉ डैश 2.5 मिली सेकंड है, 1 टॉ के ऊपर भी लास्ट पे जो जहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये करंट का ग्राफ है ना, आई का। सर जो आपने IL लिया हुआ ऊपर, वहाँ पर हाँ। -t की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। -t की जगह 1 टॉ पुट करेंगे, 1 नहीं, फर्स्ट टॉ के ऊपर है ना। तो t एक्चुअली टॉ के बराबर है और डिवाइडेड बाई भी टॉ है। ये -t/टॉ है ना, तो टॉ टॉ से कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻1 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो e⁻⁻1 × 2 अगर आप करके सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं तो हमने ऊपर पढ़ा है ना 1 टॉ टाइम पे ये कितना डिके हो चुका होगा। 1 पॉइंट समथिंग होगा। नहीं, परसेंटेज हमने ऊपर पढ़ी थी सर कि जैसे 13.6% तो नहीं है। नहीं, हमने ये ऊपर पढ़ा था, मैं आपको दोबारा 63% चार्ज और 63% डिस्चार्ज नहीं पढ़ा हमने। ये 1 टॉ टाइम के बाद आपके पास जो करंट है, ये जो हम उधर किसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, वोल्टेज का, करंट का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ठीक है। तो 1 टॉ टाइम के बाद ये जो करंट है आपके पास, इसको देखें तो ये कितना डिस्चार्ज हो चुका है,
36.8% रह चुका होगा ये मैक्सिमम का, या दूसरे लफ्जों में 63.2% डिके कर चुका होगा। 1 टॉ टाइम के बाद करंट यहाँ पहुँचा है ना, यहाँ से ये मैक्सिमम करंट था, और ये 1 टॉ टाइम के बाद इसकी वैल्यू है 36.8% ऑफ द मैक्सिमम। 2 टॉ टाइम के बाद इसकी वैल्यू है 13.5% ऑफ द मैक्सिमम। 3 टॉ टाइम के बाद इसकी वैल्यू है 4.98% ऑफ द मैक्सिमम। 4 टॉ टाइम के बाद ये हो जाएगा 1.83% ऑफ द मैक्सिमम। 5 टॉ के बाद ये 0.67 रह जाता है। तो मैं इस सिनारियो में पूछ रहा था, ठीक है आप कैलकुलेट भी कर लें, कोई मसला नहीं है, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। 1 टॉ टाइम के बाद ये ग्राफ आपने बना लिया, तो इस ग्राफ में पूछ सकता है वो आपसे 1 टॉ टाइम के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी, या 2 टॉ टाइम के बाद वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक तो टॉ की इन टर्म्स ऑफ टॉ पूछ सकता है, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ 5 मिली सेकंड के बाद वैल्यू क्या होगी। तो 5 मिली सेकंड कितना बनता है एक्चुअली, 2.5 मिली सेकंड आपका 1 टॉ है, 5 मिली सेकंड 2 टॉ बनता है। तो 2 टॉ के ऊपर अगर मैं देखूं, मुझे याद हो, अगर वैल्यू आप याद करें 36.4 या 86.5 13.5 बनती है सर 2 टॉ के ऊपर। हाँ, 2 टॉ के ऊपर 86.5% जो है वो डिके कर चुका होगा ना। कितना है 2 टॉ के ऊपर सर 13.5 बनती है, 85 वाली डिके कर गई होगी सर, 86.5। हाँ 13.5% है। ठीक है, तो अगर आप इसको डिके में देखें तो 86.5% डिके कर चुका होगा मैक्सिमम से, क्योंकि करंट डिके कर रहा है ना, तो 86.5% डिके कर चुका होगा। तो आप 2 का 86.5% निकाल लें, या अगर आपको 13.5 याद है तो 2 का 13.5 निकाल लें। तो 2 टॉ के ऊपर या 5 मिली सेकंड के बाद आपके पास ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी प्रैक्टिस करना है कि आपको अगर वैल्यू पूछी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करें। अगर आपको ये जनरल या यूनिवर्सल ग्राफ याद है, मैंने ऊपर कहा था ये यूनिवर्सल ग्राफ है, यूनिवर्सल ग्राफ याद है तो आप एग्जैक्ट टॉ के ऊपर उसकी परसेंटेज बता सकते हैं। हाँ, अगर टॉ एग्जैक्ट टॉ पे वैल्यू नहीं पूछी हुई, बीच में किसी जगह पूछी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 3 मिली सेकंड में पूछी हुई है, तो फिर आप ग्राफ से नहीं बता सकते, फिर आप इक्वेशन से सॉल्व कर जी। एहतजाम आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलेंगे। सर मैंने कहा है कि हर एक का ग्राफ एक ही रहेगा, हर एक क्वेश्चन का। हाँ, ग्राफ सेम है, यूनिवर्सल ग्राफ सेम है। इंडक्टर का करंट का हमेशा यही ग्राफ बनेगा, सिर्फ ये जो टाइम पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारे इस सर्किट का जो टॉ है वो 2.5 मिली सेकंड बनता है, तो मेरे ये टॉ की वैल्यू डिफरेंट होंगी। किसी और सर्किट में हो सकता है 5 मिली सेकंड बनता हो, तो मेरा फर्स्ट टॉ 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, लास्ट वाला 25 हो जाएगा। ग्राफ हमेशा यही बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट होगी, टाइम की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, ये तो करंट का ग्राफ था। वोल्टेज का ग्राफ क्या बनेगा? सर 0 से 100 तक। हाँ भाई, वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनाओ? आपको कैपेसिटर के करंट का ग्राफ याद है? कैपेसिटर के करंट का ग्राफ क्या था? मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से 0। इंडक्टर की आपने खुद वैल्यू निकाली है कि जब 0 स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा? -80 वोल्ट। तो ये -80 वोल्ट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, -80 वोल्ट से ये स्टार्ट होगा, और इसने जाना कहाँ है? ऑब्वियसली 0 पे जाना है, तो ये -80 वोल्ट से स्टार्ट होगा और 5 टॉ टाइम में अगेन 0 को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया, 12.5 सेकंड में इसने डी एनर्जाइज होना है। सही है। अब ये दोनों ग्राफ आप देखें। फर्स्ट ग्राफ ये है आपके पास, जो भी हमने ऊपर ड्रा किया, 0 के ऊपर आपके पास 2 एम्पेयर है, और 5 टॉ टाइम के बाद ये
0 होता है और 5 टाइम का स्पैन कितना है 12.5 मिली सेकेंड। ठीक है, वोल्टेज को आप देखें 0 सेकंड के ऊपर आपके पास कितना है -80 वोल्ट और ये -80 वोल्ट 5 टाइम के बाद ये भी 0 को अप्रोच करेगा। अगेन मेरा क्वेश्चन सेम है कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 टाइम के बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताएंगे? %86.5 सर। नहीं, 1 टाइम में कितना डिके करेगा, कितना डी एनर्जाइज होगा 1 टाइम में? 63 पॉइंट। 86 पॉइंट जो फर्स्ट टाइम है उसमें कितना एनर्जाइज है, डी एनर्जाइज होता है? ये ऊपर मैंने आपको शो किया ना, आप उसको याद नहीं रखते हैं। फर्स्ट टाइम के बाद या तो वो 63.2% एनर्जाइज हो चुका होगा या 63.2% डी एनर्जाइज। तो अभी आप डी एनर्जाइजिंग केस में वोल्टेज आपके पास इंडक्टर से वापस सर्किट में या ग्राउंड जा रहे हैं तो आप 63.2% डी एनर्जाइज हो चुका होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है -80 वोल्ट है, तो मैं उसका 63.2% निकाल दूंगा तो मैं बता दूंगा कि 1 टाइम के बाद आपके पास सर्किट में जो वोल्टेज है वो कहाँ पर आ चुका होगा। इस वाले सर्किट में ये यहाँ पर आ चुका होगा। तो 80 का 63.2% निकाल लो, कितना बनता है? 1 टाइम के बाद अगर आपसे वोल्टेज पूछी जाए तो आप बता देंगे कि आफ्टर 1 टाइम सर्किट इज या इंडक्टर इज डी एनर्जाइज टू 63.2%। तो 80 में से 63.2% उसका माइनस करते हैं, बाकी जो आ जाएगा। इसका परसेंटेज निकाल लें, या दूसरे लफ्जों में 1 टाइम के बाद आपके पास इक्वेशन है तो अगर आपको लेट्स सपोज परसेंटेजेस याद नहीं रहती या आपके जहन में नहीं है तो आप इस इक्वेशन में डायरेक्ट 1 की वैल्यू पुट कर दें, टी की जगह 2.5 मिली सेकंड पुट करके सॉल्व कर लें, तब भी आपको Vf मिल जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। यस ये सर। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी असाइनमेंट है। चलो ये मुझे यहीं पर बता दो, ये आपने करके तो देनी है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, द स्विच ऑफ फिगर 14.39 इज क्लोज। स्विच आपके पास क्लोज हो गए तो जैसे ही क्लोज होगा फर्स्ट इंस्टेंट 0 सेकंड है। तो आपसे ये पूछा व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होगा सर्किट का? इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है? सर L/R करेंगे। L/R 3/60। L आपको गिवन है, ठीक है, ये नीचे इसने दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग इज इट अंटिल द करंट रीचेज इट्स स्टेडी स्टेट। कितनी देर लगेगी स्टेडी स्टेट में पहुंचने में? 5 टाइम। 1 आपने निकाल दिया 3/60 से, 5 टाइम से आप बता सकते हैं कि कितनी देर में ये स्टेडी स्टेट को अप्रोच करेगा। डिटरमिन द इक्वेशन फॉर VL एंड IL। VL और IL की इक्वेशन आप बता सकते हैं जिसको हमने एक्सप्रेशन कहा था, हमने ऊपर पढ़ी है। तो E भी आपको गिवन है, R भी आपको गिवन है, L की वैल्यू भी आपके पास है, टॉ की वैल्यू भी आपने निकाल ली। तो आप I और V दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ E एंड R एंड T। लास्ट उसने D पार्ट में उसने कहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ VL एंड IL एट इंटरवल्स ऑफ 1 टाइम कांस्टेंट फ्रॉम T इज इक्वल टू 0 टू 5 टॉ। इसने आपको क्या कहा है कि आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें वोल्टेज और करंट दोनों की एट इंटरवल्स ऑफ 1 टाइम कांस्टेंट, यानी कि 0 टाइम पे भी आपने करनी है, 1 टाइम
पे भी आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू, 2 टॉप पे भी कैलकुलेट करनी है, 3 टॉप पे भी कैलकुलेट करनी है, 4 टॉप पे भी और 5 टॉप पे भी। तो 5 टॉप पे 5 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसके कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो यही कि इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें 1 टॉप टाइम की, 2 टॉप टाइम की, 3 टॉप टाइम की। दूसरा मैंने आपको परसेंटेजेस बता दिए। आप बता सकते हैं कि 1 टॉप के बाद जो सर्किट है वो कितना एनर्जाइज हो चुका होगा, 63.2%। तो जो आपके पास 180 वोल्ट्स हैं, इसका 63.2% आपके पास आ चुका होगा करंट आफ्टर 1 टॉ टाइम। 2 टॉ टाइम के बाद 86 पॉइंट समथिंग है, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ। या आप परसेंटेजेस से निकाल लें या आप फॉर्मूला से निकाल लें। लास्ट उसने आपको ये कहा है स्केच आई एल एंड वी एल लेवल डी एक्सेस एंड टॉ सेकेंड्स। आप वी एल और आई एल दोनों को स्केच कर लें, और उसने कहा है कि टॉ जो है लेवल जो है वो आपने सेकंड्स में करना है, मिली सेकंड में नहीं करना। तो आपके पास एक्स एक्सेस जो है वो सेकंड्स में आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप उसका वी एल और आई एल का ग्राफ ड्रॉ कर लें, जिस तरह अभी हम पिछली एग्जाम्पल में कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जाइजिंग है, और मैं यहीं पर इसका डी एनर्जाइजिंग पाथ भी बनाता हूँ। तो मैं आपको एक इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपकी ये आपके पास पोजीशन 2 है, वो पोजीशन 1 है। जब ये पोजीशन 1 पे होगा तो आपके पास सर्किट एनर्जाइज हो रहा होगा, ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इसके एनर्जाइजिंग का ग्राफ बनाऊं तो जो आपके पास एनर्जाइजिंग स्टेट में जो आपके पास करंट है वो करंट क्या होगा, जब ये एनर्जाइज हो रहा होगा तो फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर करंट क्या होगा, जीरो सर जीरो। जीरो होगा ना। तो ये जीरो से जाएगा कहाँ तक, मैक्सिमम तक। ये इसका बिहेवियर बनेगा। ये आपका 5 टॉ टाइम है। तो ये आपके पास करंट का बिल्डअप है। ठीक है, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्चुअली आपके पास क्या है, आई है। तो 5 टॉ टाइम में ये एनर्जाइज हुआ है। अगले 5 टॉ टाइम में मैं जब इसको स्विच 2 से क्लोज करूंगा, मैं बल्कि बाद में इसको क्लोज करता हूँ, पहले मैं वोल्टेज भी ड्रॉ कर लूँ। जब ये एनर्जाइज हो रहा होगा उस वक्त वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, वोल्टेज इनिशियली मैक्सिमम होगा। वन टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ में वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ये वोल्टेज का बिहेवियर है, पी है, ये करंट का बिहेवियर। जब मैं इसको स्विच 2 पे क्लोज करूंगा, जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, जब आपके पास पाथ 2 कनेक्ट होगा तो सर्किट के टॉ में कोई फर्क पड़ेगा, ये एनर्जाइजिंग टॉ में कोई फर्क पड़ेगा। सर टॉ में तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एल बाय आर होता है। एल बाय आर होता है। तो हमारे केस में इंडक्टर भी कांस्टेंट है और आर भी एक ही है। एनर्जाइजिंग के लिए भी आर सेम था और डी एनर्जाइजिंग के लिए भी। तो इसका मतलब है जितनी देर में ये एनर्जाइज हुआ उतनी देर में इसने डी एनर्जाइज भी होना है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि मैं अगर इसके करंट की डी एनर्जाइजिंग स्टेट के अंदर ग्राफ बनाऊं तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। डी एनर्जाइजिंग में फर्स्ट करंट क्या होगा, डी एनर्जाइजिंग स्टेट में जहां तक ये चार्ज हुआ था, ये मैक्सिमम करंट आया था, अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा है, वो वहीं से दोबारा डी एनर्जाइज होना शुरू होगा और अगले 5 टॉ टाइम के अंदर वो जीरो हो जाएगा। तो जहां तक वो बिल्ड हुआ था करंट, वहीं से जीरो की तरफ जाएगा। क्या होगा, सर बाकी कॉल ना करें। कल हमने ऐसे ही स्टार्ट करना है, आज ही हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सेशनल 2 का कोर्स आज क्लोज हो गया बस।
ये लास्ट एग्जांपल है, बाकी आप उसकी तैयारी वगैरह जो है एग्जांपल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन वगैरह देखें, वो आपने खुद करने हैं। कल इंशाल्लाह हम एसीएन एक्सेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एनालिसिस हम लोग सेशन के बाद नहीं स्टार्ट कर सकते? नहीं, आपका कोर्स जो है वो लास्ट 2 वीक जो सेशनल के बाद लास्ट वीक है, उस वीक में हमने कोर्स खत्म करना है। कल क्यूरीज का सेशन रख लेना जी, क्यूरीज का सेशन रख लें कल। क्यूरीज का सेशन नहीं, ये इसलिए तो करा रहा हूँ मैं, इतनी डिटेल से आज क्यों करा रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी हो जाए। आप लोग पढ़ते नहीं है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं ये है कि एक चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं तो सारी क्यूरीज कवर करनी है। अब जिस किसी को भी क्यूरी है वो रिकॉर्डिंग मोड के देख ले, उसमें सारी की सारी क्यूरीज हैं। कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जो आपको समझ ना आए या जिसकी आपको पता ना हो। अभी आपके 3 चैप्टर रहते हैं, तो कल वाला लेक्चर और अगला नेक्स्ट वीक जो है उसमें हम इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। आपका कोर्स ईद से पहले कंप्लीट करना। अच्छा, डी एनर्जाइजिंग स्टेट में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू देखूं तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट होके एनर्जाइजिंग स्टेट में 0 तक आया है, और डी एनर्जाइजिंग स्टेट में वो माइनस मैक्सिमम से स्टार्ट होके दोबारा 5 टॉ टाइम के अंदर वो 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आप एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग स्टेट का जनरल ग्राफ ड्रॉ कर दें फॉर वी एल आई एल या फॉर वी सी एंड आई सी, तो ये उसके ग्राफ बनेंगे। तो जो कैपेसिटर की जो इंडक्टर की वोल्टेज का ग्राफ है, ये एक्चुअल में कैपेसिटर के करंट का ग्राफ है। कैपेसिटर का करंट एग्जैक्टली यही बिहेवियर शो करता है जो इंडक्टर की वोल्टेज शो कर रही है, और जो इंडक्टर का करंट जो ग्राफ शो कर रहा है ये एक्चुअली कैपेसिटर की वोल्टेज का बिहेवियर है। तो इंडक्टर का करंट एग्जैक्टली वही बिहेवियर है जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, ठीक है। ये चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है, ये चैप्टर 14 था। यहाँ तक आपके सेशनल का कोर्स है जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम भी शामिल है, थेवेनिन थ्योरम भी शामिल है, नॉर्टन थ्योरम भी शामिल है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और एफिशिएंसी हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था वो भी शामिल है, प्लस सीरीज पैरेलल कैपेसिटर और चार्जिंग डिस्चार्जिंग या ट्रांजिएंट ऑफ कैपेसिटर, और सीरीज पैरेलल इंडक्टर्स और साथ ट्रांजिएंट ऑफ इंडक्टर। ये आपका सारा कोर्स है, ठीक है। 14 चैप्टर में भी और कैपेसिटर का जो चैप्टर है उसमें भी आपने इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चंस नहीं करने जो इनिशियल कंडीशन के साथ हैं कि ऑलरेडी लेट्स सपोज कैपेसिटर के ऊपर 12 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, वो वाले क्वेश्चन आप नहीं करने। जो आपको कवर कराए लेक्चर में सिर्फ वही करने। हाँ जी बोलो सर। वो हम सेशनल में इस दफा भी 3 क्वेश्चंस होंगे? हाँ जी 3 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि सेशनल आपका जो है वो पैरामीटर वाइज होगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी कार्ड नंबर्स के साथ होगा। तो अपनी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, क्योंकि 1 आवर में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये अभी आपने देखा ये सिंपल एक क्वेश्चन है और इसने कितना टाइम लिया है। अगर ये मेरी प्रैक्टिस हो या मुझे तो पढ़ा के चूँकि मुझे ज़ुबानी याद है तो मैं बता सकता हूँ कि 63% होगा, 40% होगा, 80% होगा, 80.6% होगा, ये जो भी है। तो ये अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आपकी, यानी कि आपके फिंगर टिप्स पे ये आपको याद नहीं है, तो आप 1 घंटे में ये 3 क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप मुश्किल से ये 1 क्वेश्चन ही निपटाएंगे। तो इसलिए आपने जितनी भी आपकी एक्सरसाइज ये एग्जांपल्स मैंने कराई हैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू करें, उसके बाद एक्सरसाइज में से हर टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं। सर ये स्लाइड्स काइंडली आज ही अपलोड कर दें। ठीक है, स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ। स्लाइड्स भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ जी, मैं इसकी जो लेक्चर है वो भी अपलोड करता हूँ और मैं स्लाइड्स भी अपलोड कर देता हूँ। मैं स्लाइड अटेंडेंस फॉर्म भी सर अपलोड कर दें। अटेंडेंस भी अपलोड कर दें। अटेंडेंस आपके अपलोड क्रिएट में जाके ये कौन सा बनता है लेक्चर 27 और 28 दोनों, ठीक है। मैं इसमें अभी स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ। ये जो स्लाइड्स है मैं अभी अपलोड कर देता हूँ और वो मैं आपको कर दूंगा।
रिकॉर्डिंग टेस्ट वाले की भी कर दे। मेरे रिकॉर्डिंग इसकी पिछले वाले की तो मैंने कर दी थी, कैपेसिटर वाले की मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई। ठीक है, ये वीक 13 की ये मैं अपलोड कर देता हूँ। क्या वहाँ गूगल क्लासरूम में तो वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी। क्या पड़ी हुई है? ये जो सिर्फ कैपेसिटर इंडक्टर है इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं स्लाइड सारी। पीछे वाले जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, वीडियोस ही हैं। जो कैपेसिटर इंडक्टर है इसकी ये स्लाइड्स हैं। इसके स्लाइड्स मेरे पास बनी हुई थी तो इसकी मैंने कहा स्लाइड्स है, अदरवाइज तो हम बुक से ही पढ़ाते हैं। ये जो है SENL से उसकी भी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। जो पिछला RC पार्ट था उस पार्ट की सिर्फ वही है, बुक है, और जो लेक्चर है वही है। ठीक है, तो ये 27-28 ये जो आज का लेक्चर था ये भी मैंने अपलोड कर दिया है PDF। तो इसकी मैं वो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो जैसे ही आती है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। पिछले लेक्चर की मैं PDF अपलोड कर चुका था, अगर आपने देखी हो तो। सर इंडक्टर ओके की सर, दो मिल गई स्लाइड्स है। नहीं है? जी, इंडक्टर की 2 स्लाइड्स नहीं है? एक इससे पिछला लेक्चर भी था ना सर? इंडक्टर की मैंने आपके साथ वो की हुई है ना, शेयर नहीं की हुई है स्लाइड्स। मैंने स्लाइड शेयर की है, बल्कि मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी, उसमें सारी स्लाइड्स हैं। जो ऑडियो अटेंडेंस रिकॉर्डिंग। फॉर्म सर अपलोड कीजिए। क्या चीज़ बेटा? जो कैपेसिटर है ना, RC चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इसकी मैंने आपके साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है। ये मेरे ख्याल से ये वीडियो है, ये वीडियो है, ये मैंने आपके साथ शेयर की हुई। ठीक है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आप इसको सिर्फ ऑडियो के बगैर सेव कर लें तो यही आपके पास स्लाइड है। दो आपके पास एक ऑडियो के साथ आएगी और आप सेव एज सिंपल PDF कर दें तो ये PDF आपके पास स्लाइड आ जाएगी उसी प्रेजेंटेशन की। ठीक हो गया ये। सेशनल का कोर्स आपका क्लोज हो गया। सर अटेंडेंस रिपीट कर देता हूँ, अटेंडेंस में अपलोड करता हूँ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो आपका सेक्शनल 2 है उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड एफिशिएंसी, उसके बाद RC सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और उसके बाद RC ट्रांजिएंट एनालिसिस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों। उसके बाद है आपका इंडक्टर RL सीरीज पैरेलल सर्किट्स, और सीरीज पैरेलल में आपका जो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में वो टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस वगैरह निकालना है, वो आपको आना चाहिए। और उसके साथ है इंडक्टर है, इंडक्टर की भी टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस वगैरह सॉरी इंडक्टेंस वगैरह जो है वो निकालनी आपको आनी चाहिए सीरीज पैरेलल। और प्लस जो है इंडक्टर का ट्रांजिएंट, इंडक्टर का जो आपके पास वोल्टेज है और करंट है टाइम डिपेंडेंट, जो आपकी इक्वेशंस है एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग की, ये आपको आनी चाहिए। ये आपका सारे का सारा कोर्स है। ठीक है सर ये टोटल कितने टॉपिक्स बनते हैं? 6-7 टॉपिक बनते हैं। ये PDF लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया 27-28।
इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।